नमस्कार, मैं हूं परवीन अलावत। मेरे साथ में मेरे सहयोगी रमाकांत मित्तल भी मौजूद हैं और आपको बता देते हैं कि हरियाणा में राजनीतिक पारा थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। कुछ दिन में और भी ज्यादा गर्म होगा क्योंकि बड़ौदा सीट पर उपचुनाव जो है और बड़ौदा सीट पर तमाम बड़ी बड़ी बयानबाजी ऐसी चल रही है। खट्टर साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बोल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो अभय सिंह चौटाला के बारे में बोल रहे हैं, तो वहीं अभय सिंह चौटाला है वो सबके बारे में ही बोले जा रहे हैं। इसी बीच में मेरे साथ आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं सुशील गुप्ता, और जो कि इन दिनों के दरमियान में हरियाणा प्रदेश में जो व्यापारियों के लिए चाहे पीटीआई टीचर्स हो चाहे अन्य मुद्दे हो जो आवाज बन के सामने आ रहे हैं, तो इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता से हम पूछेंगे कि हरियाणा के हालातों पर किस तरीके से देखते हैं और बड़ौदा उपचुनाव में जो आम आदमी पार्टी के लिए क्या अवसर हैं वो ये तलाशेंगे, क्या उम्मीद है वो पार्टी रखे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, तमाम राजनीतिक दिग्गज हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दौरे लगातार कर रहे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी इन सभी दिग्गज पार्टियों के बीच में अपने आप को कहां पे खड़ा पाती है? आम आदमी पार्टी ना आम आदमियों की पार्टी है, दिग्गजों की नहीं है जी। सच्चाई की बात यह है कि आम आदमी की समस्या से निजात दिलाने की कोशिश। आजादी प्राप्त की वे 7 दशक से ऊपर बीत चुके हैं। हिंदुस्तान के अंदर बारी बारी कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, लोक दल ये सरकारें आती रही और हरियाणा के अंदर भी यही बात रिपीट हो गई। हरियाणा के अंदर ना बेसिक शिक्षा का समाधान हो पाया, ना चिकित्सा व्यवस्था वहां की बेहतर हो पाई, ना आज तक लोगों को बिजली हर घर को मिल पाई, ना पानी हर घर को मिल पाई। आम आदमी पार्टी के लिए अवसर फिर भी क्यों नहीं निकल के पाया? सुनिए, आम आदमी पार्टी आम जनता के मुद्दे से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी इन परंपरागत पार्टियों की तरह धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस जाति की राजनीति करती रही है शुरू से और भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। और इनके साथ में जो जेजेपी है या लोक दल हैं, जो अन्य दल हैं, वो तो प्योरली जाति पे आधारित दल ही है। नहीं, दिल्ली में इतना प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद भी हरियाणा बिल्कुल सटा हुआ है, उसके बावजूद भी वोट बैंक को अपग्रेड क्यों नहीं कर पाए? देखिए, दिल्ली में हम तीसरी दफा सरकार बना के आए हैं। हरियाणा, पूरे हरियाणा के अंदर मैं घूमा जी। कांग्रेस, जेजेपी, बीजेपी, जितने भी दल वहां पे हैं, सबकी बुराई और अच्छाई करने वाले लोग हर गांव के अंदर मिल जाते हैं। परंतु एक भी जगह अरविंद केजरीवाल जी की या आम आदमी पार्टी की बुराई हरियाणा में एक व्यक्ति ने आज तक नहीं की। अवसर तलाश करने में क्यों चूक गए? संगठन की कमी थी? मैं आपको ये बता रहा हूँ, सुनिए, जब चुनाव आता है तो हरियाणा के लोग कहीं ना कहीं जाति और धर्म के नाम पे बट जाते हैं। और ये जो दिग्गज पार्टियां हैं, हरियाणा के लोग, युवकों के रोजगार की समस्या, वहां के किसानों को आत्महत्या तक करनी पड़ती है, व्यापारियों को डेली गोली मारने की धमकी आती है, गोली मार दी जाती है, पुलिस वालों तक का सरेआम गोलियां मार दी जाती हैं, बच्चियों के हर रोज बलात्कार होते हैं, शिक्षा चिकित्सा है नहीं। इन सब बेसिक मुद्दों से ध्यान रखकर उनको धर्म और जाति के नाम पर बांट देते हैं। गुप्ता जी, कहीं ना कहीं जो संगठन की बात आती है, संगठन की भी जिम्मेवारी होती है कि लोगों को दिल्ली के जो मुद्दे हैं जिसके ऊपर तीसरी बार आप लोगों ने सरकार बनाई है, क्या संगठन की नैतिक जिम्मेवारी नहीं है? सुशील गुप्ता जो विधानसभा चुनाव में निकल के बाहर आते हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं, क्या डिप्टी सीएम या अरविंद केजरीवाल की जिम्मेवारी नहीं बन सकती? वो इलाका है, संगठन चाहे तो सर हरियाणा ज्यादा दूर नहीं। अगर आप योजनाएं बता पाते, मैं परवीन भाई आपको यही तो कह रहा हूं कि पंजाब में इन्होंने बहुत अच्छा किया है। मैं आपको ये बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी बहुत नई पार्टी। 2013 में हमारी पार्टी का जन्म हुआ। दिल्ली के अंदर
3 साल तीसरी बार हमने सरकार बना ली। पंजाब में प्रमुख विपक्षी दल है और हिंदुस्तान का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे अरविंद केजरीवाल जी का नाम इज्जत के साथ ना लिया जाता और आम आदमी पार्टी के कार्यों की चर्चा ना हो। आप ये ना समझे कि ओवरनाइट हमने सारे हिंदुस्तान के ऊपर रूल करना है, ना ही रूल करने के उद्देश्य से इस पार्टी को बनाया। इस पार्टी को बनाया है व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए, लोगों को बिजली पानी की समस्याओं से निजात दिलाकर सस्ती या फ्री पानी और बिजली देने के लिए, युवकों को रोजगार देने के लिए, युवकों को रोजगार देने वाले व्यक्ति बनाने के लिए। और पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है हरियाणा में समय के साथ हम सरकार बनाएंगे। जैसे आपने बताया कि 2013 में पार्टी का गठन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं 2020 आते आते बहुत से धुरंधर पार्टी को छोड़ के भी जा चुके हैं। परवीन भाई, आप इस बात से सहमत हैं? योगेंद्र यादव हरियाणा को होते तो क्या आप मानते हैं सुशील गुप्ता हरियाणा में पार्टी बेहतर होती? देखिए, योगेंद्र यादव जी ने हरियाणा में भी चुनाव लड़ा, अलग होकर दिल्ली के अंदर भी चुनाव लड़ा, उनको आधा % वोट दिल्ली के अंदर नहीं मिल पाई। तो धुरंधर टेलीविजन पे 4 बातें बोल देने से नहीं होता। धुरंधर होता है तो जनता के साथ जुड़ के जनता के लिए काम करे, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने ये करके दिखाया है। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करके दिखाया है, चिकित्सा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करके दिखाया है। बिजली उन्होंने कमिट किया तो सारे दिल्ली वासियों को हर मीटर पे 200 यूनिट बिजली फ्री की दी है और हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं। 20,000 लीटर पानी हर घर को मुफ्त दिया है और 24 घंटे पानी दिल्ली के अंदर हम दे रहे हैं। तो ये जो काम करना है, काम करना और भाषण देने में और राजनीति करने में दिन रात का फर्क है। मैं फिर से आपको वहीं लेके आता हूं कि विधानसभा चुनाव में जब हम लोग सर्वे कर रहे थे या हम लोग चुनाव को कवर कर रहे थे, आपके कैंडिडेट नो डाउट बहुत अच्छे थे, लेकिन एक कहीं ना कहीं उनको ये कमी महसूस हो रही थी कि अगर मुख्यमंत्री आकर स्टार प्रचारक की कमी थी। क्या नहीं लगता कि स्टार प्रचारक, क्योंकि चेहरा जैसे मोदी के नाम पे वो चुनाव लड़ रहे थे, अरविंद केजरीवाल है, वर्ल्ड फेम है, ये नो डाउट हम भी मानते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल की नैतिक जिम्मेवारी नहीं थी कि वो हरियाणा के जब वो आए हैं, चाहे स्कूलों को लेकर हरियाणा में, चाहे अन्य चीजों को लेकर चर्चा चल रही है। देखिए, हरियाणा में जब भी वो आए हैं, हरियाणा हिला है, हरियाणा सरकार को सूचना पड़ा है। परंतु मैं ये बता रहा हूँ, वो इंतजार कीजिए, अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आएंगे और हरियाणा के लोग उनको वोट देंगे। देखिए सर, बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी के पास इनेलो पार्टी है अभय सिंह चौटाला के चेहरे पर, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के चेहरे पर, ऐसे ही कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र के चेहरे पर, बीजेपी दुष्यंत चौटाला के पे, बीजेपी खट्टर साहब के चेहरे पे, आम आदमी पार्टी किस अरविंद हरियाणा के चेहरे, अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे। सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं। सुनिए, मैं हरियाणा का सह प्रभारी हूँ। मैं हरियाणा में जा रहा हूँ, मैं आज भी बड़ौदा जा रहा हूँ। बड़ौदा के अंदर हम अपना चुनाव कार्यालय खोल चुके हैं। आज भी गांव के अंदर मेरी मीटिंग है। मैं इस बात से ये बात आपको बड़ी स्पष्ट कह रहा हूँ कि हमारा चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के कामों के ऊपर होगा, उनके चेहरे के ऊपर होगा। और आप समझिए, अगर आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो इस बड़ौदा उपचुनाव में ना तो खट्टर मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना अभय सिंह चौटाला बनने वाला है, और ना ही खट्टर की स्थिति में कोई फर्क पड़ने वाला है। ये बड़ौदा जो उपचुनाव है, बड़ौदा उपचुनाव के अंदर हम लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं कि अगर हरियाणा को दिल्ली की तर्ज पे बदलना चाहते हो, अगर हरियाणा को शिक्षित करना चाहते हो, तो अरविंद केजरीवाल जी के करीब पीटीआई का जो बहुत बड़ा मुद्दा था, बार बार ये जाते भी रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आश्वस्त भी करते रहे पीटीआई को कि राज्यसभा में ये मुद्दा भी उठाएंगे। और अब इनके पास एक उपचुनाव है। क्या लगता है कि पीटीआई का मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी साबित होगा? देखिए, पाएंगे इस मुद्दे, दशकों पुराने हजारों फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को सरकार ने हटा दिया और ये कहा कि ये अवैध काम हुआ। तत्कालीन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। क्या उस समय की सरकार की ड्यूटी नहीं थी?
क्या उस समय के मंत्री की ड्यूटी नहीं थी? क्या उस समय के मुख्यमंत्री की ड्यूटी नहीं थी? ये और अगर गलती थी तो दोषी को सजा दो, परंतु जिन शिक्षकों ने दशकों तक लगकर बच्चों के भविष्य को संवारा है, आज कोरोना के समय में अचानक सरकार ने उनके घर की रोटी छीन ली और उनको सड़क पे खड़ा कर दिया। लगातार वो प्रदर्शन पे बैठे, सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। ये कौन सा कानून है? बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन के साथ जाएंगे, अकेले अपने दम पे जाएंगे, अकेले मंथन चल रहा है? आम आदमी पार्टी ये तय कर चुकी है, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करते, अपना चुनाव अकेले लड़ेंगे और अपनी नीतियों को। उम्मीदवार कैसा होगा? कई चेहरे ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिली तो वो कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है? या उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का होगा जो पहले काम कर रहा है संगठन में? उम्मीदवार जो आम आदमी पार्टी की नीतियों में विश्वास करता है, जो अरविंद केजरीवाल जी के कामों को बखूबी समझता है और जिसके मन के अंदर गरीबों की सेवा की भावना मन में है, जिसके मन में बड़ौदा के किसानों के लिए दर्द है, वो व्यक्ति किसको हराने की कोशिश होगी? बीजेपी, जेजेपी को, कांग्रेस की वो कांग्रेस को किसको हराने की कोशिश? हम ना किसी को हराने के लिए काम नहीं करते। किसी को तो सुनिए, हम किसी को हराने के लिए काम नहीं करते। तो हराने के लिए या फिर चुनाव जीतने के लिए। बीजेपी को सुनिए, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम चुनाव नीतियों के लिए लड़ रहे हैं, हम चुनाव हरियाणा बदलने के लिए लड़ रहे हैं। अगर हराएंगे तो वहां की अशिक्षा को हराएंगे तो वहां के हर रोज होने वाले अपराध को हराएंगे तो जो नारियों के प्रति अत्याचार हो रहा है उसको हराएंगे। किसान जो मजबूर है वहां पे, उसकी गरीबी को मिटाने के लिए उसको हराएंगे। सुशील गुप्ता कोरोना की महामारी में भी लोगों के बीच पहुंचे, बड़ौदा उपचुनाव में भी, जैसा आपने बताया कि मैं आज जा रहा हूं, डर नहीं लगता कोरोना से? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अब कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, बाकी गतिविधियों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा और कोरोना को भी हराना पड़ेगा। हम ये मान के चलते, कोरोना जो वैश्विक महामारी है, अगर उसको सावधानी बरती जाए तो उसको हम हरा सकते हैं। दिल्ली के अंदर सारे हिंदुस्तान से बेहतर रिकवरी रेट है, दिल्ली के अंदर सारे हिंदुस्तान से कम कोरोना की मृत्यु दर है। राज्यसभा सांसद को बड़ा सस्ता कर दिया है, इतना लाभ लश्कर लेके चलते हैं राज्यसभा सांसद, लोग मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुशील गुप्ता ने तो बड़ा आसान कर दिया, लोगों से एक फोन पर वो खुद फोन उठा के बात कर लेते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, ना तो सिक्योरिटी के घेरे में चलते हैं और ना ही लोगों से मिलने में परहेज करते हैं और ना ही कोई वीआईपी कल्चर है। हमने सबसे पहले लाल बत्ती खत्म की थी तो सारे हिंदुस्तान ने लाल बत्ती खत्म करी। भारत सरकार ने सिक्योरिटी हमें देना चाहिए, हमने मना किया कि हम सिक्योरिटी के उसमें नहीं चलते। लोगों को हम कॉमन लोगों के बीच में से कॉमन लोगों ने हमें चुन के बेचा है, तो उनसे डर किस बात का? अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या हरियाणा है आपकी पंजाब की, दिल्ली की राजनीति के बीच में कहीं ना कहीं दिक्कत आपको आती है? क्योंकि जब आप पंजाब में जाके ये बोलोगे कि हम हरियाणा को एसवाइल का पानी नहीं देंगे, वहाँ आपको हरियाणा के लिए दिक्कत। जब हरियाणा सरकार बोलती है कोरोना दिल्ली से आप लोग भेज रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं पंजाब के बीच में बीजेपी और कांग्रेस करती आ रही है। अखबार, टीवी, ये परंपरागत पार्टियां जो मर्जी कहते हैं, हमने हमेशा उस मुद्दे पे कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। जहां तक कोरोना की बात आई, विज साहब, खट्टर साहब जो मर्जी कहते रहे, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि कोरोना को हराने के लिए किसी राज्य को बचाने से कोरोना नहीं हारेगा, लोगों का आना जाना जारी रहता है। कोरोना से अगर देश को बचाना है तो सारे देश को मिलकर काम करें। पानी की बात करें तो सुनिए, पानी की बात करें, हम पानी में हमेशा हमने कहा था कि जो तय किया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट आगे जो फैसले करेगा उसको मानेंगे। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें सरकार में अगर व्यक्तिगत सरकार अपने आप को मालिक समझने लग जाए देश की तो वो ठीक नहीं है। अगर हमें कानून का सम्मान करना पड़ेगा और कानून का सम्मान करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सारे राज्य आपस में परस्पर बढ़िया माहौल में रहेंगे। अगर राज्य अपनी मलकियत बना के बैठ जाएंगे तो पब्लिक के बीच के अंदर भी वैमनस्य पैदा होता है।
और उस वैमनस्य को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी काम करती है, ऐसा क्यों लग रहा है? वैमनस्य बढ़ाने के लिए नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि पहली बार आपकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है, जो मीडिया में आप बयान देते हो, कि वाकई में आम आदमी पार्टी है हरियाणा को लेके सीरियस है और सुशील गुप्ता के कंधों पर ये जिम्मेदारी है वो देखिए आम आदमी पार्टी के अंदर जितने भी लीडर्स हैं, हमारे विधायक हैं या मंत्री हैं या सांसद हैं, वो सभी आम आदमी हैं। और भारत की जो व्यवस्था है उसको बदलने के लिए आम आदमी का जन्म हुआ, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आम आदमी का जन्म हुआ। आज हरियाणा के अंदर आप देख ले, चक्कर लगाते रहे, जब तक पैसे नहीं देते काम नहीं होता किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर। आप किस आधार पे गए ये दावा, किस आधार पे? देखिए मैं तो खुद हरियाणा का रहने वाला हूँ। बिना पैसे का हरियाणा के अंदर काम कराना बहुत मुश्किल था। सर खट्टर सरकार तो कह रहे हैं कि सबसे ईमानदार सरकार है, ये उसके दावे का पोल खोल रहे हैं। देखिए खट्टर साहब अपने आप को ईमानदार कहते रहे जी, उनके मंत्रियों की बात कर लें, उनके विभागों की बात कर लें, उनके अफसरों की बात कर लें, हर रोज करप्शन के मामले आते हैं। जनता का काम तो नहीं होता। अगर ईमानदार है तो दिल्ली के अंदर इतनी सस्ती बिजली मिलती है, 200 यूनिट फ्री मिलती है, वहां क्यों नहीं मिलती? अगर ईमानदार है तो दिल्ली में 20,000 लीटर पानी हर घर को मुफ्त मिलता है, तो वहां क्यों नहीं मिलता? अगर ईमानदार है तो यहाँ पे जो शिक्षा के अंदर हमने आमूलचूल परिवर्तन किया, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर उनको किया, वहाँ क्यों नहीं? हरियाणा के लोगों को मुफ्त नहीं चाहिए, लोग हैं देखिए मुफ्तखोर नहीं हरियाणा के, ये कह देंगे। मैं कह रहा हूँ मुफ्तखोर की बात नहीं करते हैं। पानी जिंदगी के अंदर पीने का अधिकार है हर व्यक्ति को। पीने के लिए स्वच्छ पानी देना सरकार का मौलिक दायित्व बनता है। हरियाणा में ठेकेदारों को दे दिया गया। हरियाणा में शराब तो हर घर के अंदर मिल जाती है, पानी हर घर के अंदर नहीं पहुंचा पाते। पानी की डिग्गियां हैं वो प्राइवेट ठेकेदारों को दे दी। मैं कह रहा हूँ हरियाणा में सब कुछ ये प्राइवेट करते जा रहे हैं। और देश की सरकार भारत की एयरलाइन बेचने के लिए तैयार है, भारत की रेल बेचने के लिए तैयार है, भारत की सारी जमीन बेचने के लिए तैयार है। आत्मनिर्भर भारत किस बात का? अगर हम सब कुछ बेच ही देंगे तो किस बात का आत्मनिर्भर? ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। खट्टर साहब ने हजारों सरकारी स्कूल बंद करने का निश्चय ले लिया है और बहुत जल्दी इसका ऑर्डर निकल जाएगा। सर हरियाणा में राजनीति करने से पहले हरियाणा के बारे में जान लेना काफी जरूरी होता है। दिल्ली में आप लोग बाहर से जो प्रवासी मजदूर हैं, झुग्गियों वाले हैं, आपने खास वोट बैंक बना लिया उनको सुविधाएं देके। देखिए हम हरियाणा में पैदा हुए, हरियाणा में पढ़े, हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा की जानकारी हमारे से फालतू किसको हो सकती है? हमारा मुख्यमंत्री राष्ट्रीय संयोजक हरियाणा का रहने वाला है। ये बताइए, हमारे 40% विधायक हरियाणा का रहने वाला है। कांग्रेस रोहतक झज्जर सोनीपत अपना गढ़ मानती है। देखिए कांग्रेस रोहतक परिवार सिरसा दीवानी हिसार, कांग्रेस हरियाणा में राविंद्र जी आम आदमी पार्टी कहाँ पे खड़ी है? मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस रोहतक झज्जर सोनीपत को अपना गढ़ मानती है सिर्फ एक जाति के लिए। बाकी जाति कुएं में बड़े जेड़े निकले, कांग्रेस ने ठेका नहीं ले रखा। नाम लीजिए सर। सारी जातियां, मैं कह रहा हूँ सारी जातियां, मैं कह रहा हूँ एक जाति के लिए। आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। सुनिए, नहीं मैं कह रहा हूँ आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके अंदर जाट, ब्राह्मण, हरिजन, व्यापारी, वैश्य, यादव सब समाहित है और सबकी इज्जत की जाती है। हम इसलिए किसी क्षेत्र को अपना गढ़ नहीं मानते। अगर आपने बात करी जीटी करनाल रोड की, आपने बात करी सिरसा की, चौटाला परिवार अपना गढ़ किस बात को मानता है? वो भी वहीं पे, वो भी बात वही है जो बात मैंने सोनीपत की वो बात भी वहां की वही बात है। मैं इस बात को लोग कंट्रोवर्शियल समझते रहे, परंतु सच्चाई कहना भी आम आदमी पार्टी का दायित्व है। मैं आपको बताने लग रहा हूँ, आप समझ रहे हैं आप सब बातों को। मैं आपको बड़े दर्शक भी समझते हैं। हरियाणा देखिए, मैं कह रहा हूँ हरियाणा के अंदर जाति की राजनीति को खत्म करना पड़ेगा, हरियाणा को विकसित करना है। आम आदमी पार्टी, मैं हरियाणा के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो जाति की राजनीति करते हैं वो कभी किसी के नहीं होते। एक क्षेत्र में एक जाति को प्राथमिकता देते हैं, दूसरे क्षेत्र में दूसरी जाति को प्राथमिकता देते हैं। ये सिर्फ वोटर्स को बहकाने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती। हम उस मनुष्य की कदर करते हैं
जो मनुष्य अपने देश से प्रेम करता है, अपने हरियाणा से प्रेम करता है और उसको आगे बढ़ते हुए दिखना चाहता है। 4 साल बचे हैं विधानसभा चुनाव में, क्या कोई ऐसा चेहरा नहीं लाना चाहिए कि इसके ऊपर विधानसभा चुनाव लड़ा जाए? आप विधानसभा की बात करें तो मैं रमा मित्तल जी आपसे पूछ रहा हूँ, आपके चेहरे के अंदर क्या कमी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके चेहरे के अंदर क्या कमी है? आम आदमी पार्टी की खूबसूरती यही है कि किसी दिग्गज की जरूरत नहीं है। आम व्यक्तियों के बीच में से एक चेहरा निकल के आएगा और जो आम व्यक्तियों की दिक्कतों को दूर करेगा। दिग्गज नहीं है इसलिए ऐसा कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ देखिए, एक बात समझ लो, ये जो दिग्गज होते हैं ना, जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं, ज्यादा सुविधा संपन्न में रहते हैं, उनको कोई केंद्र की सरकार की ईडी डराती है, कोई इनकम टैक्स विभाग डराता है, कोई दूसरा विभाग डराता है। दिल्ली वाला सिक्का खेलना आम आदमी अगर आएगा वो किसी से डरेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे दिल्ली में इन्होंने सैकड़ों बार रेड कराई है, हजारों बार इनकम टैक्स वाले भेजे हैं, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट भेजे हैं, 4 मफलर के सिवाय मिला कुछ नहीं। सर क्या कोई सारी फाइलों को खंगाल के देख लिया। आप हरियाणा में जाके सुशील गुप्ता ये बोलेंगे मैं आम आदमी हूँ, क्या ये लोग यकीन कर लेंगे? सर देखिए सुनिए, मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, आज भी हम खेती करते हैं, तो आम आदमी में हमारे में फर्क क्या है? अगर मैंने कोई खास काम किया होता तो अभी तक जब जिस दिन मैं आम आदमी पार्टी का एमपी बना था मेरे को अंदर कर दिया होता। मैं आम आदमी हूँ और आम आदमी से ही जुड़ा हुआ हूँ, और इसीलिए बिना किसी सिक्योरिटी के अगर मैं खास आदमी होता तो मैं भी अपने साथ 10 सिक्योरिटी गार्ड लेके चलता, पुलिस वालों को लेके चलता और प्रबंध करता। मैं तो गांव के पंचायत के अंदर बीच में जाके बैठता। आपकी पार्टी के प्रचार का तरीका सर सबसे सिंपल होता है, जबकि हरियाणा में अलग टाइप से चकाचौंध, क्या लगता नहीं है बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि राजनीति में ये चकाचौंध की राजनीति तो हम खत्म करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, एक आम किसान हरियाणा का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? एक स्टूल कास्ट हरियाणा का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? एक ब्राह्मण जो अपने पढ़ाई लिखाई का काम करते, एक शिक्षक है, एक सैनिक है, वो क्यों नहीं बन सकता? सर मनोहर लाल बना तो दिए, पंजाबी हैं, अगर आप एक जाति विशेष पे करें तो मनोहर लाल मुख्यमंत्री हैं। मैं जाति की बात नहीं कर रहा, फिर आप जाति के आधार पर ले जा रहे हैं। मैं कह रहा था कि जो व्यक्ति किसी काम के अंदर लगा हुआ है, जी सर, हाँ, मनु महाराज ने जातियां बनाई क्रम के आधार पे, और हमने जातियां मान ली जीवन के जिंदगी के आधार पे, किस जाति के अंदर मैं पैदा हुआ। जिस जाति के अंदर मैं पैदा कर रहा हूँ वो जाति नहीं है। जाति तो ये कि मैं काम क्या कर रहा हूँ, उसके हिसाब से हमारी जाति का सिस्टम बना था। अलावा साहब एक चीज और ध्यान दिला देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी जब ये बताती है कि हम लोग सीट के भूखे नहीं है, जब सुशील गुप्ता जी को राज्यसभा सांसद बनाया गया तो इन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों को पेट में दर्द हो गया। तो ये कहीं खींचतान, क्या सुशील गुप्ता उसके लिए डिजर्व नहीं करते थे, या वो लोग सिर्फ कुर्सी के भूखे? मैं अभी इतनी देर से ये बात कर रहा था जी सर कि आम आदमी पार्टी कभी भी सीट के पीछे चलती ही नहीं है जी। और आम आदमी पार्टी हमेशा आम आदमी को ही टिकट देती है, कोई भी आम आदमी आ जाए। और हरियाणा के अंदर भी आप जब चुनाव लड़ाएंगे तो आम व्यक्ति उनके बीच में से बड़ौदा के रहने वाले ही व्यक्ति कर दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। वैसे मानते हैं अच्छा फैसला, बिल्कुल अच्छा फैसला है, क्योंकि नहीं नवीन जी व्यक्तिगत कार्यों से अभी व्यस्त है। सर कौन सा व्यक्तिगत कार्य है? वो तो बड़ौदा उपचुनाव है, प्रदेश में व्यापारी परेशान है, पुलिस वाले भी मारे जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, ऐसा कौन से? और अलावत साहब, अगर सुशील गुप्ता वहां जाके अगर चुनाव प्रचार कर सकते हैं तो क्या? आपको बताऊं जी, व्यक्तिगत कार्य, पारिवारिक कार्य किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकता है, और उनको मैं समझता हूँ कि पब्लिकली डिस्कशन नहीं होना चाहिए। क्या साइडलाइन कर दिया गया है नवीन जैन को? देखिए पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। कोई नया प्रदेश अध्यक्ष देखने को मिलेगा? नवीन जी ने जो भी कहीं वो व्यस्त है वो अपनी मर्जी से अपने समय से। शक्तियां तो खोस ही ली है सर। 6 जिले अगर एक आदमी को दे दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमेशा पब्लिक के हित के अंदर होता है, संगठन के हित के अंदर होता है। हरियाणा को हमने 4 भागों में बांटा है, 4 जोन में हमने 4 अध्यक्ष बनाए अलग अलग, वहां के संगठन मंत्री बनाए, जोन बनाया, और उन जोनों के अंदर हर व्यक्ति का
हर जोन का इंडिपेंडेंट चार्ज है। पंचायती चुनाव में आम आदमी पार्टी क्यों नहीं उतरती? क्योंकि हरियाणा की राजनीति में आना है तो पंचायती चुनाव सबसे पहली सीढ़ी, हम आपको नेता मिलेंगे। हरियाणा में सिंबल से पंचायत का चुनाव नहीं, सिंबल से नहीं होता, पता सब होता है। नहीं, दूसरी बात मैं फिर ये बता दूं, पंचायत का चुनाव ऐसा चुनाव है जो एक गांव के अंदर छोटा सा चुनाव होता है। हम इसको मान के चलते हैं कि पंचायत को राजनीति में नहीं बांटना चाहिए। पंचायत के अंदर ऐसे व्यक्ति चुन के आना चाहिए जो सारे गांव को एक समझ सर, ये तो अगर मैं बता दूं, हम निगम के चुनाव लड़ेंगे, जितने भी स्थानीय निकाय है सारे चुनाव लड़ेंगे, सारे उपचुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, संसद का चुनाव लड़ेंगे, परंतु पंचायत के चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। मैं बाकी राजनीतियों पार्टियों से भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि गांव का जो प्यार है उसको बना रहने दें, गांव के लोग आपस में बैठ के फैसला करें, वहां पे राजनीति नहीं उतारनी चाहिए। सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलता है आपको। पहले कहीं ना कहीं 67 सीटें, अब 62 सीटें। लोकसभा में आते आते क्या ऐसे आम आदमी पार्टी को हो जाता है कि सातों की सातों लोकसभा सीटें हार जाते हैं? विधानसभा का चुनाव जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए है जी, और लोकसभा का चुनाव देश के प्रधानमंत्री के लिए है। उस रेस में हम नहीं थे जी, तो लोगों ने उसके हिसाब से फैसला किया। दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों ने ये देख लिया कि दिल्ली का फायदा सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। उसके अंदर चाहे इनके पार्टी के जी अध्यक्ष उस समय के अमित शाह जी डोर टू डोर घूमे, गली गली घूमे, दिल्ली के लोगों ने नकार दिया कि दिल्ली के लिए तो अरविंद केजरीवाल जी है जो दिल्ली की जनता का बेनिफिट। वाराणसी में तो केजरीवाल साहब भी गए थे कि मोदी के खिलाफ मैं खड़ा हूंगा, शायद वो जो शीला दीक्षित वाला तुक्का है वो हमारा फिर से फिट लग जाए। देखिए, वाराणसी में हम गए और हमने चुनाव दमखम के साथ लड़ा और अच्छी वोटें हमें मिली, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। परंतु फिर हमने ये महसूस किया कि हम पहले राज्यों के स्तर पे अपने आप को मजबूत करें, फिर देश के लिए बात करें। तो सड़कों पर हरियाणा में जो भी मान लो प्रोटेस्ट करना है, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी है कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देती है, क्योंकि हरियाणा की आज भी ऐसे नेता है, किसी की शादी है, किसी की डेथ हो गई है, वहां पे आना जाना, इन चीजों में आम आदमी पार्टी के नेता काफी पीछे दिखाई देते हैं। देखिए, शादी में आना जाना तो बहुत जरूरी नहीं है, परंतु आज भी हरियाणा के अंदर जितने प्रोटेस्ट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा लीड आम आदमी पार्टी करती है। चाहे वो अभी डीजल पेट्रोल की महंगाई की बात आई, चाहे वो किसानों के लिए बात आई, चाहे पुलिस वालों को गोली मारने की बात आई, चाहे व्यापारियों को गोली मारने की बात आई, जितनी भी बात आई, जो आज हर रोज प्रतिदिन बहन बेटियों के साथ कहीं न कहीं रेप की घटनाएं हरियाणा में होती है। तो संसद में भी मैंने सवाल उठाया था कि हरियाणा रेप कैपिटल बन गई है, क्यों नहीं इस बात का ध्यान? आप मेरी बात नहीं समझे। जो अलावा साहब ने जो बात कही है, आम आदमी पार्टी का मतलब सुशील गुप्ता नहीं है। सुशील गुप्ता तो आगे रहते हैं और कार्यकर्ता कहाँ है सर? आप बताएं, किसी का ट्वीट बता दें। मैं आपको बता दूं, हमारे जितने भी जोन के अध्यक्ष हैं, हमारे वहाँ के कार्यकर्ता हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हैं, हर प्रोटेस्ट के अंदर वहाँ पे शामिल होते हैं। मैं आप झज्जर के अंदर मुझे मिले थे, झज्जर के अंदर जो अश्विनी देशवाल जी ने प्रोटेस्ट किया था, मैं नहीं गया था वहाँ, पूरा हल लेके वो गए थे कि किसानों को वापसी, डीजल का रेट इतना पेट्रोल से भी महंगा कर दिया था, किसानों को वापस ट्रैक्टर छोड़ के हल पे आना पड़ेगा। वो गए थे। हमने गुहाना के अंदर अभी प्रोटेस्ट किया, जब पुलिस वालों को गोली मारी, उनका शहीद का दर्जा देने के लिए सरकार ने हमारी इस बात को माना। हमने कहा था कि दिल्ली की तरफ पे हरियाणा सरकार भी 1 करोड़ रुपए उनको सम्मान राशि दे। हमारा ये निरंतर प्रयास रहेगा कि हिंदुस्तान के हर प्रदेश के अंदर दिल्ली के इस मॉडल को ले जाया जाए, और जो बॉर्डर पे या देश के अंदर जनता की रक्षा करते हुए शहीद होता है, उसको 1 करोड़ कोई ऐसा धमाकेदार बयान दीजिए। हलचल हो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, सुशील गुप्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया है, ब्रेकिंग न्यूज है। हमें देखिए, सुशील गुप्ता कोई चटपटी बातें करके नहीं जाता। के बारे में बोल देखिए, मैं आपको बता दूं, साहब कह रहे हैं मैं को देख लूंगा, खट्टर को देख लूंगा। देखिए, ये दोनों एक दूसरे को देखते रहे। हमने तो जनता को हाथ जोड़ने हैं और जनता के पास जाना है, और जनता को ये कहना है कि आपको हरियाणा बदलना है। ये कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी मूर्ख बनाते हैं, और दोनों के दोनों भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं, दोनों के दोनों जनता का काम नहीं करते, अपने 5 स्टार बिल्डिंग्स बनाते हैं
उनके अपने ऑफिसेज बनते हैं। मैं दोनों पार्टियों को ये साफ कह देना चाहता हूं कि वापसी के दिन आ चुके हैं। हरियाणा की जनता दिल्ली जैसा परिवर्तन चाहती है। खट्टर साहब, अभी आपके पास 4 साल हैं। हरियाणा को शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, किसान की रक्षा, बच्चियों की रक्षा आप कर लो, नहीं तो अब दिन वापसी नहीं आना। आला साहब, आप कह रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे दूं कि पीटीआई टीचरों के लगातार संपर्क में है और आज ब्रेकिंग भी मान लो कि हरियाणा में सेंध लगाने का काम सुशील गुप्ता जी ने किया है। पीटीआई टीचरों को कोठी पे बुलाकर उन्हें आश्वस्त करेंगे कि उनका जो भी मुद्दा होगा वो राज्यसभा में उठाएंगे। तो ये ब्रेकिंग न्यूज तो है, ये भी आप बता दें। देखिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का डीए रोक दिया। 1 जनवरी 2020 से लेकर 2021 तक का डीए रोक दिया। हर रोज व्यापारी लूटे जा रहे हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा का किसान परेशान है। देश की सरकार बात करती है कि मैं किसान को खुला छोड़ेंगे पूरे हिंदुस्तान में कहीं जाए, और खट्टर साहब कहते हैं 1 मंडी में 2 घंटे उस समय आपको फसल लेके आनी है, नहीं तो आपको हम आपका फोन करेंगे। फोन करते आपका ट्रैक्टर और ट्रॉली तैयार रहनी चाहिए, मजदूर लोडिंग के लिए तैयार रहने चाहिए, कोरोना हो कुछ हो, हमें नहीं मालूम इस समय आपको गेहूं लेके के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते आप? आपका गठबंधन था कहीं ना कहीं अब भी। देखिए, दुष्यंत जी की पार्टी एक जाति की पार्टी है, इसलिए हम जाटों की पार्टी है। मैं आपको बता दूं, जाति की राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं करती। हमने एक बार गठबंधन किया था, उसका हमें नुकसान हुआ, और आम आदमी पार्टी ने तय किया कि हम आप ये बोलिए कि जाटों की पार्टी है जेजेपी पार्टी, आप बोलिए। देखिए, हम भी जाटों की पार्टी है, हम ब्राह्मणों की पार्टी है, हम बनियों की पार्टी है, हम हरिजनों की पार्टी है, हम सबकी पार्टी है। हम एक व्यक्ति की पार्टी नहीं बनना चाहते, एक जाति की पार्टी नहीं बनना चाहते। क्या दुष्यंत चौटाला जो बीजेपी के साथ मिले सही काम किया, कैसा किया, क्या मान रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चुनाव था, दोनों को एक दूसरे के विरोध में वोट मिले थे। दोनों को एक दूसरे के विशेष जातियों के विरोध में वो चुनाव लड़े थे। चुनाव में आप भी गए, विशेष जातियों के विरोध में वो चुनाव लड़े थे। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आगे आम जो बड़ौदा का चुनाव है, इसमें उसका रिजल्ट दोनों को देखने के लिए मिलेगा। को ले जाके अब दुष्यंत के खिलाफ प्रचार कीजिए ना सर। आपने जींद चुनाव में आपने पहले मुझे बोला था कि आप किसको हराने के लिए लड़ेंगे। मैंने आपको जवाब दिया था, हम जीतने के लिए लड़ेंगे, किसी को हराने के लिए नहीं लड़ेंगे। हम लड़ेंगे बड़ौदा की जनता के लिए, हम लड़ेंगे बड़ौदा के विकास के लिए, हम लड़ेंगे हरियाणा के विकास के लिए। ये बहुत जो एक व्यक्ति को हराना या एक पार्टी को हराना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम अलग मकसद से राजनीति में आए। हमारा मकसद है हरियाणा बदलना और देश को बदलना, और वो दिल्ली बदल के दिखाई और वो भी बदले। एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं कि जब सबसे पहले जब चुनाव में उतरे थे तो कांग्रेस से गठबंधन करके केजरीवाल सरकार ने सरकार बनाई। शायद दुष्यंत चौटाला वही गेम खेल रहे हैं कि उन्होंने सरकार तो बना ली है, अगली बार जैसे प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार है, हो सकता है जेजेपी की भी आ जाए, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा क्या? ये सारे आपकी जानकारी में दुरुस्त कर दूं, हमने कांग्रेस के साथ मिलकर कोई सरकार कभी भी नहीं बनाई। कांग्रेस ने अनकंडीशनल बाहर से समर्थन दिया था, और अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं देश के जिन्होंने कहा कि कोई बाहर से समर्थन दे, अंदर से दे, हम किसी गलत बात को स्वीकार नहीं करेंगे। जब कोई गलत डिमांड उन्होंने कर दी तो वो देश अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस्तीफा देके आए थे। वो सरकारी चपरासी की नौकरी से इस्तीफा नहीं देते। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर से इस्तीफा देके आए, फिर मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया। ये बड़ी हिम्मत की बात होती है, और ये वही कर सकते हैं जो देश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। ये वही कर सकते हैं जो लाइन से हटके चलते हैं। जो लाइन के ऊपर चलते हैं तो वो सत्ता के लालच में गठबंधन करते हैं, चाहे उसके विरोध में रहे चाहे उसके पक्ष में। कोरोना पे बात कर लेते हैं, 2 लाइन कोरोना के बारे में। कोरोना प्रचंड रूप ले चुका है, दिल्ली की बात करें, और क्या लगता है कि यहाँ पर कंट्रोल होगा? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है। पूरी दुनिया में कहीं भी हिंदुस्तानी फंसता है तो उसको पहले लाकर दिल्ली में उतारा जाता है। हवाई जहाज आते हैं, दिल्ली में उतरते हैं। वो हरियाणा का व्यक्ति हो, पंजाब का व्यक्ति हो, गुजरात का व्यक्ति हो, महाराष्ट्र का व्यक्ति हो, हिमाचल का व्यक्ति हो, जम्मू कश्मीर का व्यक्ति हो, दिल्ली उसको ठीक करती है। दिल्ली कहती है नहीं, आप मेरे देश के लोग हैं, आपको ससम्मान उसका पूरा इलाज करती है। अगर वो रोगी नहीं है
तो उसको क्वारंटाइन करती है और ये निश्चित करती है कि यह बेड ठीक हो गया तो उसको अपने गृह राज्य भेजती है। तो दिल्ली के अंदर ये बीमारी होना स्वाभाविक था। कोरोना की दूसरी खासियत यह है कि ये इसका इलाज आइसोलेशन है। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के नाते यहाँ पे एक 25-25 घर के अंदर 5-5, 7-7, 10-10 लोग रहते हैं। यहाँ पे आइसोलेशन हो नहीं पाता। परंतु आपको जानकर ये प्रसन्नता होनी चाहिए कि ये सारी बातें होने के बावजूद भी दिल्ली के अंदर रिकवरी रेट सारे हिंदुस्तान से ज्यादा है। दिल्ली के अंदर डेथ रेट सारे हिंदुस्तान से कम है। दिल्ली आज भी ये कहती है कि हमारे पास किसी काम की कोई कमी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 1 रुपया दे ना दे, लाखों करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बांटे हैं, मोदी जी ने 1 रुपया दिल्ली को नहीं दिया। दो बयानों के ऊपर एक फोकस और डाल दीजिए, दर्शक हमसे सवाल भी पूछेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी लोगों का इलाज नहीं करेंगे। अलावा साहब, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का क्या ये ठीक बयान था? उसके बाद अगर राज्यपाल ने उनको करेक्शन करी और उनको बोला गया कि नैतिक जिम्मेवारी है दिल्ली के लोगों का इलाज नहीं करें। मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा कि बाहरी लोगों का इलाज नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि कोरोना के जितने हम बेड बना रहे हैं उनमें से कुछ बेड कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर सिर्फ दिल्ली वालों के लिए रिजर्व कर दें, क्योंकि दिल्ली में कंपैरेटिवली कोविड के केसेस ज्यादा आते हैं। सारी दुनिया से केसेस दिल्ली के अंदर आते हैं। तो दिल्ली में आ गया, चाहे वो हरियाणा का बच्चा है, विदेशों में पढ़ने गया था या विदेश में घूमने गया था या विदेश के अंदर नौकरी कर रहा था, वो हरियाणा का है, पंजाब का, गुजरात का, राजस्थान का, दिल्ली ने कभी भेदभाव नहीं किया। वो दिल्ली में आ गया, दिल्ली का है, हम उसका इलाज करके भेज रहे हैं। हमने कहा था कि कुछ बेड जो कोरोना के बेड है, कोरोना के लिए हम स्पेशल कोरोना के बेड बना रहे हैं, उनमें से कुछ बेड दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व कर दिए जाए, कुछ हॉस्पिटल्स में कॉमन रहे, और जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं वो पूरे देश से लोग आज भी दिल्ली के अंदर आते हैं और आगे भी आते रहे, उनके लिए चालू रहेगा। डिप्टी सीएम का एक और बयान आया था कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो जाएंगे, तो लोगों को भयभीत करने की क्या जरूरत है? दिल्ली के सीएम ने वो बयान सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप के बेस पे दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये था कि दिल्ली के अंदर अगर आज 23,000 केस कल एक दिन में हिंदुस्तान में हुए हैं, और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनका यहाँ तक अनुमान है कि अगर ये वैक्सीनेशन नहीं निकली तो 2 लाख केसेस प्रतिदिन हिंदुस्तान के अंदर हो सकते हैं। एक तो सुनिए, वो इंटरनेशनल एजेंसी था, और जो 5 लाख की तो भारत सरकार की ऐप के अंदर ये बातें थी। मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि ये दिक्कत हो सकती है, अगर इतने केस हो गए तो दिल्ली के लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। फिर भी उन्होंने कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, हमने इंतजाम किए, और हमने दिल्ली के जितने होटल्स थे, 5 स्टार होटल्स को हमने कोरोना हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया, दिल्ली के बैंक्वेट्स को हमने कोरोना हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया, दिल्ली के अंदर समुदाय केंद्र्स को, क्लब्स को, हॉस्पिटल्स को हमने दिल्ली के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं, अब उसके अंदर 60% बेड हमने कोरोना के लिए रिजर्व किए। दिल्ली में आज एक भी बेड की कमी नहीं है। दिल्ली के अंदर पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं और इलाज हो रहा है और ठीक हो। हम यहाँ पे आए, हम सेफ जा पाएंगे वापस हरियाणा में? सेफ है दिल्ली? 100% सेफ है, 100% सेफ है। दिल्ली में अगर 1 लाख केस हुए तो 75,000 ठीक हो चुके हैं। अच्छा, क्या क्योंकि काफी दिल्ली के बारे में ऐसा सुना, हम काफी एहतियात बरतते हुए, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं सेफ जा पाएंगे? एहतियात तो आपको बरतनी ही चाहिए। जी। आप कहीं रहे, आप झज्जर से आए तो झज्जर में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी, वहां भी आपको मास्क लगा कर रहना पड़ेगा, वहां भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर भी अगर आप इन बातों की सावधानी बरतेंगे तो आपसे। सर, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ये कंपटीशन कोरोना को लेकर कि हम बेस्ट हैं, जहां भी अगर अरविंद केजरीवाल जाते हैं, डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, दूसरे दिन कहीं ना कहीं गृह मंत्री पहुंचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बेस्ट दिखाने की जरूरत पड़ी है। इनका गुजरात खराब हो रहा है, वहां पे बेस्ट बन जाए, इनकी सरकार है केंद्र में भी, इनके उसमें भी उनके दिल्ली में क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं? दिल्ली में बेस्ट होने की क्या खास बात है? इनके हरियाणा में बेस्ट हो जाए, हरियाणा में इनकी सरकार है, ऊपर भी नीचे भी, गुजरात में इनकी सरकार है, देश के अंदर कितने राज्य हैं? सर, हर पार्टी एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रही है। हरियाणा में सुशील गुप्ता बोलते हैं डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा है, वो तो दिल्ली में भी महंगा है। कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी तो सारे देश के अंदर बोल रहे हैं। सुनिए, नहीं, राजस्थान में महंगा है, डीजल और पेट्रोल महंगा है तो गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई,
इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट घट रहे हैं, भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती जा रही है। हमने दिल्ली हरियाणा में नहीं बोला, दिल्ली के अंदर भी प्रदर्शन किया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दिल्ली के हर वार्ड के अंदर हमने डीजल और पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ प्रदर्शन किया और हिंदुस्तान के हर राज्य के अंदर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने ऐसा नहीं करा। अगर आप हरियाणा और दिल्ली की बात बोलते हैं, दिल्ली में भी हमने किया। बहुत शुक्रिया सर। ये थे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी इन्होंने अपनी रणनीतियां बनाई हैं और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ साथ हर पहलू पर सुशील गुप्ता जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी और कहीं ना कहीं आजकल जो हम सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में हरियाणा आम आदमी की बात करें तो कहीं ना कहीं काफी सीरियस दिखाई दे रही है पार्टी। कई तरह के बदलाव इन्होंने किए हैं, आने वाले दिनों में बदलाव देखने को मिलेंगे। वो सबसे खास बात ये होगी जो दिग्गज हैं, अभय सिंह चौटाला हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, दुष्यंत चौटाला हैं, जो लगातार बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल बड़ौदा उपचुनाव में जाएंगे तो वाकई में माहौल है काफी राजनीतिक हरियाणा में वैसे भी गर्म होने वाला है। शुक्रिया।